हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न। दोस्तों, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका ये जो हमारी मैथ की सीरीज चल रही है लेखपाल के लिए, इस सीरीज में वेरी वेरी वेलकम। और सभी दोस्त जैसा कि जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी दोस्त हमारे यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी एग्जाम की डेट भी आने वाली है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस सीरीज का ये पार्ट नंबर 6 मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज। तो जो भी दोस्त हमारे, जो भी फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की तैयारी करने में लगे हैं, वो दिल और जान से पूरी तरह से इसकी तैयारी करने में लगे रहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी इसका पेपर आने वाला है। और कोई भी किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास आने वाला है और आपका मुकाबला बहुत बड़े बड़े लोगों से होने वाला है। बड़े लोगों का मतलब 99, 90, 95 परसेंटाइल वाले लोगों से आपका मुकाबला होगा। तो अगर आप नॉर्मली अगर ऐसे ही मस्ती में पढ़ाई करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जरूरत है कड़ी मेहनत की, एक लगन की, कि अब की बार आखिरी बार ऐसे पढ़ना है जैसे ये लास्ट पेपर हो, नहीं तो बाद में पछताते रह जाओगे। काश थोड़ा और पढ़ लिया होता, 2 नंबर और आ गए होते, 1 नंबर और आ गए होता, ये हाल होता है। तो जो भी दोस्त लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, बाकी लोग स्किप कर सकते हैं। सीधी बात, नो बकवास। चलो शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन के साथ। आज के इस वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर तरीका आप लोगों को यहाँ बताया जाएगा इसको सॉल्व करने का। तो एक बार ट्राई करके जरूर देखेंगे। जितने भी दोस्त देख रहे हैं इसको एक बार ट्राई जरूर करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसको सॉल्व करने का देखिए सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। यहां पे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यहां से शुरू करते हैं। इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, ये एलसीएम मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहां से साइन का साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और दूसरे ब्रैकेट में जो दिया है 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा कॉस थीटा, और प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कॉट थीटा को लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर दिया हुआ है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा मतलब 2 कॉस थीटा, अपॉन में वही बात 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब सेकेंड ब्रैकेट को ध्यान से देखो, यहां पे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मिलेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो यहां से जो हमें मिलेगा, ये देखो यहां पे ध्यान से, ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे। एक 1 ऑलरेडी है, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसे ही आप सॉल्व करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। अब डिनोमिनेटर पूरा का पूरा ऊपर चला गया है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहां से देखोगे साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 ऐड कर दोगे 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, और इंटू में बचा हुआ है कॉस थीटा। तो ऊपर वाले से 2 कॉमन ले लेंगे यहां से, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है और इंटू कॉस थीटा। तो ये देखेंगे दोनों ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा 2 कॉस थीटा। तो अब ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आसान तरीके से किया जा सकता है। अगर आप और आसान तरीके से करना चाहते हैं तो इसमें कोई भी थीटा की वैल्यू मान लीजिए,
30 डिग्री मान सकते हैं, 45 डिग्री मान सकते हैं, वो वैल्यू पूरे इक्वेशन में रखिए। ठीक है, उसके बाद इन ऑप्शन में रख के चेक करिए किसमें वैसे ही वैल्यू आ रही है, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। फिलहाल ये तरीका सबसे अच्छा है, क्योंकि वहां पे आंसर रिपीट कर सकता है, मतलब 2 ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे फाइनली तुम्हारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आज का, इसको आप लोग करके देखेंगे, जल्दी से ट्राई करिए। दिया हुआ है कि एक डाकिया पत्र बांटने के लिए 9 घंटे में 66 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसने आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल यात्रा तय की, आंशिक रूप से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल पर यात्रा की। तो डाकिया द्वारा पैदल चली गई दूरी या पैदल चलकर तय की गई दूरी क्या होगी? तो सिंपली मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, 66 किलोमीटर, और 9 घंटे का टाइम लेता है। तो पैदल यात्रा तय करता है वो 1 मीटर किलोमीटर है, और शेष डिस्टेंस जो होती है वो 66 माइनस x किलोमीटर की हो जाती है। ये साइकिल से जा रहा है, ये दूरी साइकिल से जा रहा है, और ये दूरी पैदल जा रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पे दे रखी है कि दोनों में जो टोटल समय लगा हुआ है वो टोटल समय कितना है, 9 घंटे है। अब समय होता है दूरी बटे चाल, तो पहले x दूरी ये कितनी चाल से तय करता है, तो आप कहोगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अगली बची हुई दूरी जो साइकिल से जाता है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है। तो पहला पार्ट है x दूरी तय करने में कितना समय लगता है, t1, और x ये 66 माइनस x दूरी तय करने में कितना समय लगता है, t2। तो यहां से अब देखो t1 क्या है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी है 4, और चाल कितनी है, x प्लस सेकेंड वाली जो दूरी है वो 66 माइनस x है, और ये चाल कितनी है, 9, बराबर में टोटल टाइम कितना लग रहा है, 9 घंटा। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन रख के चेक कर लेंगे, इधर 9 के बराबर आ जाता है तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन रख के चेक करते हैं, या फिर डायरेक्टली सॉल्व भी कर लेते हैं। 9 एलसीएम मिल जाएगा 9x, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36, यहाँ पे एक चीज करेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे 4 ऊपर नहीं, 4 नीचे आएगा। डिस्टेंस क्योंकि x मीटर की डिस्टेंस है और 4 की चाल से चल रहा है, तो सॉरी, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी यहाँ पे। अब एलसीएम ले लेंगे, या फिर ऑप्शन रख के चेक कर लो। ऑप्शन यहाँ पे अगर 12 रख के देखोगे पहली जगह पर, तो 12/4, x की जगह पे 12 रख के देखो, 12/4, और प्लस 66 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 54/9, तो 9 छाक 54, और 4 3 12, तो 6 + 3 9, तो 9 इधर भी आ रहा है और 9 यहाँ पे भी आया। ऑप्शन बी रखने पर इसका जो है इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बी ही क्यों रखा है पहले, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर पे आप देख रहे होंगे 4 है, तो 4 रखने पर अगर हम 12 रखेंगे तो 4 से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 भी कट जाता, लेकिन 16 बड़ी वैल्यू थी, ये भी चेक करते, अगर 12 ना आता तो 16 को भी चेक कर सकते थे। लेकिन 10 और 14 नहीं रखेंगे, क्योंकि 10 पूरा 4 से नहीं डिवाइड होगा, ना ही 14 4 से डिवाइड होगा, तो इसीलिए हमने 12 और 16 को चुना। 12 को चेक किया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका आंसर आप लोगों को मिल चुका है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। अच्छे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, इसको बहुत, और हर एक सेट में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। अगर लेखपाल के प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलता है तो मैं यूपी सुपरटेट के प्रैक्टिस सेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल देता हूं, क्योंकि हर एक पेपर में या हर एक सेट में कोई ना कोई इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता जरूर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए कि एक इंजन के पहिए की परिधि 15/4 मीटर है। परिधि दे रखी है दोस्तों 15/4 मीटर है। यह 2 सेकंड में 4 बार घूमता है, मतलब 2 सेकंड में 4 चक्कर लगाता है। तो पहिए की गति क्या होगी? तो गति का सूत्र सबको पता है, गति या चाल दूरी बटे समय।
तो मतलब क्या होता है कि एक चक्कर में लगाया गया समय यहां पे देखो 4 बार घूमता है, 2 सेकंड का टाइम लेता है, तो 4 बार में कितनी दूरी तय करेगा। तो पहिए के द्वारा जो दूरी तय की जाती है दोस्तों, ये इसकी परिधि के बराबर होती है। ये बात आप समझते होंगे। ठीक है, एक पहिया जब एक चक्कर लगा लेगा पूरा, ये देखो ध्यान से, यहां पे मान लो एक पॉइंट है, ये पहिया ऐसे घूमना शुरू कर देता है, तो ये पॉइंट ऐसे ऐसे उठेगा और एक चक्कर जब लगा लेगा तो पहिया कहां पे आ जाएगा, यहां पे ये पॉइंट फिर से नीचे आ जाएगा। तो एक चक्कर में जो दूरी तय की गई है ये दोस्तों किसके बराबर होती है, ये इसी वृत्त की परिधि के बराबर होती है, या इसी पहिए की परिधि के बराबर होती है। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी परिधि के बराबर होती है। और परिधि दोस्तों कितनी दे रखी है, 15/4, 15/4। और कितने चक्कर लगा रहा है, तो कहोगे 4 चक्कर लगा रहा है। तो टोटल जो दूरी आ जाएगी, दूरी ये हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं, दूरी दोस्तों अभी बताया, दूरी जो होगी परिधि के बराबर होगी। तो एक चक्कर लगाएगा तो एक परिधि के बराबर दूरी, 2 चक्कर लगाएगा तो 2 गुणे परिधि, 3 चक्कर लगाएगा तो 3 गुणे परिधि, 4 चक्कर लगाएगा तो 4 गुणे परिधि। तो यही हमने यहाँ पे लिखा 4 गुणे परिधि। 4 4 कैंसिल आउट, टोटल दूरी कितनी तय कर रहा है, 15। तो दूरी हो गई 15 और समय है 2 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड में 15 मीटर की दूरी तय कर रहा है। और कितना समय लग रहा है, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड का मतलब हो गया 15/2। मीटर पर सेकेंड आएगा, लेकिन ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 9 18, 5 3 15, 9 4 27, 27 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और आप लोगों को अगर क्वेश्चन सही निकलता है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। वीडियो पूरा देखा करिए, बीच में स्किप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग तैयारी में लगे हैं तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एक बार मौका मिलता है, बार बार मौका नहीं मिलता है। ये बात अभी आपको नहीं समझ में आ रही है, लेकिन कुछ दिन के बाद आप जरूर पछताओगे। पेट क्वालिफाई किया है और परसेंटाइल अच्छा आया है, इसके बावजूद आप लेखपाल में सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, तो आप 4 साल पीछे चले गए। क्योंकि 4 साल के पहले आप कोई ऐसा पेपर नहीं पास कर पाएंगे कि अगर लेखपाल नहीं पास कर पाए तो। अगर लेखपाल पास कर लेते हैं तो अगर आने वाला जूनियर असिस्टेंट, वीडियो का एग्जाम, री एग्जाम जो होना है, ये सारे आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस सेम है। कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है कि पेपर में क्या कॉन्फिडेंस लेके जाए कि पेपर क्वालिफाई हो, तो ये कॉन्फिडेंस आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें एलसीएम पूछा गया है, लासापा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, कुछ नहीं करना रहता है। जो जब भी भिन्न का फ्रैक्शन पूछा जाए, भिन्न का मासा लासा कुछ भी, तो यहां पे भिन्न का लासा पूछ रहा है। तो जो ऊपर है अंश, अंश का लासा ऊपर लिखेंगे और बटे में लिखेंगे हर का मासा। हमेशा जो चीज पूछी जाती है उसको ऊपर रखा जाता है, हर का। जैसे मान लो यहाँ पे मासा पूछा गया होता तो हम लोग अंश का मासा लिखते और हर का लासा। अब लासा पूछा गया है तो अंश का लासा लिखा है और हर का मासा। तो जो चीज पूछी गई है वही चीज ऊपर रहेगी, ये बात ध्यान रखोगे तो आराम से हो जाएगा। जो चीज पूछी गई है वो चीज ऊपर और बाकी अपोजिट वाली चीज नीचे। अब अंश में देखो, अंश में 2 3 5 दिया है, इनका एलसीएम निकाल सकते हो आराम से। 2 3 5 का एलसीएम क्या रहा होगा। तो जो बच्चे थोड़ा सा कमजोर है एलसीएम निकालने में, उनको तो ये तरीका लगाना चाहिए, 2 3 5 का एलसीएम। जो कटता जाता है उसको लेते हटाते जाते हैं। ठीक है, तो 5 3 ये सब 1 1 हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम मिल जाए। 5 3 15 दूनी 30, तो अंश का लासा हो गया 30। मासा देखो 3 4 6 का मासा क्या है। अब ऐसा कोई नंबर है जिससे तीनों डिवाइड हो, तो मासा देख के निकाल सकते हो। मासा क्या होता है, वह नंबर जिससे ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएं, भाग हो जाएं। तो 3 4 6 में केवल एक ऐसा नंबर है, एक संख्या ऐसी है जिससे तीनों भाग हो सकते हैं। अगर 2 ले लेंगे तो केवल 4 डिवाइड होगा, 6 डिवाइड होगा, 3 नहीं डिवाइड होगा। 3 ले लेंगे तो 3 डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइड हो जाएगा तो 4 नहीं डिवाइड होगा। तो 1 के अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। तो इसके लिए इनका मासा कितना हो गया, 1 हो गया। तो 30/1 को हम डायरेक्टली डी ऑप्शन टिक कर सकते हैं कि डी जो होगा इसका राइट आंसर रहा होगा।
और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के अपने 5वें क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दिया है 900 के 35% से 7/9 में एक संख्या जोड़ने पर प्राप्त मूल्य 335 आता है, तो वह संख्या क्या है? तो 900 का 35%, 900 का 35% के 7/9 के 7/9 में एक संख्या जोड़ने पर मूल्य जो है 325 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। यहां से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 35 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 पचे 35, 7 या 21, 3 24, 245 बराबर प्लस x बराबर में दिया हुआ है 325। तो यहां से x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, 325 माइनस 245, माइनस करेंगे, 12 में से 4 गया 8, 80। तो x की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास क्या आ जाती है? 80। मतलब 80 एक नंबर था जिसको जोड़ने पर 325 प्राप्त हुआ था। बस ये इसका सिंपली आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों देखो, इसको एक बार आप लोग ट्राई करो, तब तक थोड़ा ब्रेक होता है 2 मिनट का, जल्दी से जल्दी ट्राई करो, फिर अगले हम सॉल्यूशन कर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक विक्रेता को 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है। तदनुसार उस विक्रेता के लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या होता है? लाभ मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रय, 15 का तो लाभ हो गया है, कितनी चीजों पे हुआ है? तो आप एक बात बताइए, 60 चीजें बेच रहा है, 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, इसका मतलब उसने जो पैसे खर्च किए हैं वो कितनी चीजों के खर्च किए हैं? तो आप कहोगे 45 चीजों के, क्योंकि 15 का तो उसको लाभ ही हो गया। 60 भाई 60 चीजें बेची उसने, ठीक है, 60 चीज मतलब 60 चीजें खरीद के लाया, कुछ रुपए की लाया होगा 60 चीजें, उसमें से बेचना शुरू करता है तो उस पर 15 चीजों का लाभ ले लेता है। तो इसका मतलब उसने कितने पैसे की वैल्यू खर्च की? तो आप कहोगे 45 चीजों की वैल्यू खर्च की, और 45 चीजों की वैल्यू खर्च की है तो 45 पे 15 का लाभ हुआ है। तो 45 बटे 15, 15 बटे 45, 15 तिया 45 और हो जाएगा 33 सही, 1/3%। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो 15 चीजों का अगर प्रॉफिट मिलता है 60 माइनस 15 गुणे 100। तो इस टाइप के सवाल आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। कई सारे टाइप होते हैं, जितने टाइप आप ध्यान रख पाओगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा आप इस पर रिसर्च जरूर करिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ मिलते हैं। तो एक बुक आती है, देखा होगा आपने, SD यादव की, उस बुक में सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हैं। वहां से इस वाले क्वेश्चन और इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं उनको आप एक बार जरूर देखें और उस टाइप के क्वेश्चन सारे तैयार कर लें, क्योंकि अगली बार ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये टारगेट लेके चलेंगे आप, तभी जाके लेखपाल के पेपर में कुछ कर पाएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आज का हमारा दिया है, 15,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 2 वर्ष का है, 15,000 में 10% वार्षिक दर से और छमाही देय है। तो दर जो दे रखी है 10% वार्षिक, तो छमाही क्या होगी ये? तो छमाही दर जो होगी वो आप कहेंगे 5% होगी। टोटल टाइम दे रखा है 2 साल, तो 2 साल में कितनी छमाहियां आएंगी? तो आप कहेंगे 4 छमाहियां आएंगी। 2 साल में कितनी छमाहियां? 4 छमाही। तो 4 छमाही का चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करना है तो थोड़ा सा कठिन काम है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज अगर 3 साल से ज्यादा होता है तो समझ जाना बहुत मुश्किल काम पड़ गया सामने। तो फिलहाल रेट आ गया है 5%। हर साल 5% की दर पर, मतलब हर 6 महीने में 5% की दर से 6 महीने पे 4 बार ब्याज जुड़ेगा उसका। तो 5% दिया है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो 1/10 आती है, 1/20। तो 5 दूनी 10, 1/20। और चक्रवृद्धि ब्याज है तो हर साल ये क्या हो जाता है? 21/20, 21/20, फिर से 21/20,
4 साल का है तो 21/20। तो इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, या फिर ऐसे कह सकते हो कि 5% था, इसका फ्रैक्शन आया 1/20, तो ये हर साल क्या हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा, 20 से 21। जितना ज्यादा मल्टीप्लाई करने में आप तेज होंगे उतनी जल्दी इसको कर लेंगे। तो इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16,000, ठीक है। और 21 21 21 आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इसको आप लोग चेक करेंगे मल्टीप्लाई करके कि 21 21 21 आपस में। अब इसी टाइप को इधर देखो, अब ये सब बकवास छोड़ो, जिसको प्रॉपरली क्लास पढ़ना है वो वहां पे सारी चीजें बताई जाती हैं। सॉल्व करना है तो इसे सॉल्व कर लो, ये वाला, इसको सॉल्व करो ध्यान से, 3 जीरो काट दो, ठीक है। और 1 जीरो बचता है तो इसको 5 से काट दो, 5 चौके 20, 5 3 15। अब देखो नीचे कुछ बचता नहीं कटने पिटने वाला, तो नीचे बचता है 2 दूनी 4 दूनी 8 चौके 32, 32। और ऊपर होगा 21 3 63, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 21 3 63 गुणे 21 का 21 से करोगे 441, और 1 21 और बचेगा। तो इतनी चीजें सब मल्टीप्लाई करनी है और इसको 32 से देना है भाग। तो ये सब करने के बाद जो फाइनली आपका आंसर बचेगा, तो 3232, ये कहाँ पे ऑप्शन है, 3232, ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, ये मेथड देख रहे थे तो इसको थोड़ा सा समझ ही लो, फिर आगे हम बढ़े। ये सब आपस में मल्टीप्लाई करोगे 21 गुणे 21 गुणे 21, तो 21 गुणे 21 गुणे 21 जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा यहाँ पे, तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 21 गुणे 21 गुणे 21 क्या आता है। चलिए मल्टीप्लाई करिए। तो आप लोग कहेंगे यहाँ पे आता है 19 4 4 8 1। अब यहाँ पे 16 और 4 जीरो हैं, ये इसकी वैल्यू दे रखी है 15,000 के बराबर। तो यहाँ से एक की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ बहुत माथापच्ची हो जाती है, इसके चक्कर में हम लोग पढ़ेंगे नहीं फिलहाल, लेकिन तब भी आप कर सकते हो। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 25a + 25b बराबर 115 हो तो a और b का औसत मान ज्ञात कीजिए। ये सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन दिया है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसका a और b का औसत मान निकालना है, तो इसका मतलब ये कह रहा है a + b/2 फाइंड आउट करो कितना है। औसत है क्योंकि 2 नंबर है, दोनों नंबर को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो आएगा वो 2 से डिवाइड कर देंगे, औसत आ जाएगा। तो a + b, तो जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 25a + 25b बराबर 115। यहाँ से 25 कॉमन अगर हम ले लेंगे तो हो जाएगा a + b बराबर 115। तो a + b बराबर 115/25, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23/5 आया है। अब औसत निकालना है, तो इस 23/5 को क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो हमारे पास ये मिलेगा 10, 23/10। पॉइंट हटाओगे, 0 हटाओगे, 0.2 0.3 जो होगा वो इसका औसत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो ये दिया गया है कि एक निश्चित धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष, अगले 4 वर्ष के लिए 6% प्रतिवर्ष और 6 वर्षों के बाद की अवधि के लिए 8% प्रतिवर्ष है। यदि 9 वर्षों की अवधि में 1120 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, ब्याज कई स्लॉट में लिया जा रहा है। पहले 4 साल का लिया गया है, उसके बाद 6 साल का लिया गया है, और फिर बचता है टोटल 9 साल है, तो 6 4 10 साल, 9 वर्षों की अवधि का, नहीं सॉरी 4 वर्ष के लिए 4% और अगले 6%, 6 वर्ष के बाद की अवधि 8% ये प्रतिवर्ष,
और 9 वर्षों की अवधि के लिए अवधि में 1120 रुपये। तो 9 वर्ष की अवधि, ये तो ज़्यादा हो रहा है टाइम। तो जो यहाँ पे 6%, ये लाइन देखो, 6% 6 वर्षों के लिए लगा है, तो हमको 6% जो है ये 5 वर्षों के लिए लगाना पड़ेगा। 4% तो 4 साल के लग रहा है, तो 6% कितने साल के लिए लगेगा? तो 5 साल के लिए, क्योंकि टोटल जो ईयर है वो 9 ईयर है। 5 + 4 = 9 ईयर। तो इसलिए हम ज़्यादा आगे नहीं जा सकते इसमें। 9 साल टोटल दे रखा है, 9 साल हमारा 4% और 6% पे ही नो नो नो, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फिर से थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ है क्वेश्चन पढ़ने में, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष में 4%, तो 2 वर्ष में 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, अगले 4 वर्ष के लिए ये दोस्तों है 6%। अब 4 तो 6 साल हो चुके हैं, टोटल साल कितने हैं? 9। तो 3 साल और ब्याज लगेगा, और फिर बाकी जो 3 साल बचे हैं उनके लिए जो ब्याज दर है दोस्तों ये 8% है। 8%। अब टोटल परसेंटेज निकाल लो, तो 4 दूनी 8% प्लस 6 चौक 24% प्लस 8 त्रिक 24%। तो यहां से 24 24 48 49 50 6 56%। तो मतलब जो भी धनराशि x रही है उस पे जो 56% का ब्याज लगता है वो कितना हो जाता है? 1120 रुपया। तो यहां से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं 1120 × 100 / 56। तो इसको डिवाइड कर लेंगे, 7 × 8 = 56, 7 × 7 7 × 42, 8 दूनी 16, 20 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2000 रुपया। तो 2000 ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये जल्दी से सवाल आप लोग सॉल्व करके देखें, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्यूशन हम बताते हैं। तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है, तो एक तपस है, एक मिहिर है। अगर हम इनकी क्षमता की बात करें, क्षमता, तो कह रहा है तपस जो है मिहिर से दोगुनी क्षमता से काम करता है, दोगुनी गति से कार्य करता है यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जो कुल कार्य है, कुल कार्य हमको निकालना है, तो दोनों मिलके 12 दिन में कर सकते हैं, इसलिए 2 और 1 3, 3 12 3 36, टोटल कार्य कितना होगा? 36 यूनिट। टोटल कार्य 36 यूनिट होगा, दोनों मिलके 12 दिन में कर सकते हैं। तो तपस अकेला उसे कितने दिन में करेगा? तो तपस की क्षमता 2 है, तो 36/2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछा गया होता तपस अकेला कितने दिन में करेगा, तो 1 से डिवाइड, मिहिर का पूछा गया होता तो 1 से डिवाइड करते तो पूरा का पूरा 36 यूनिट आ जाता। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुल कार्य जो निकाला जाता है, ये टोटल दिन, जितने दिन लगे हैं, जैसे 12 दिन लगे हैं, इस 12 दिन में अगर कुल क्षमता का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाता है कुल कार्य, टोटल कार्य। और कुल कार्य को जिससे करवाना है, या तपस से कराना है, मिहिर से कराना है, किसी से कराना है, तो उसी की क्षमता से उसको क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो उस व्यक्ति द्वारा कितने दिन में ये कार्य किया गया है ये यहाँ पे पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बस ने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गांव ए से बी तक कतिपय दूरी तय की, तथापि वापसी में ट्रैफिक में फंस गई और यह दूरी उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की और गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे अधिक लगे। तो गांव ए और गांव बी के बीच की दूरी कितनी है? ये दूरी हमको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें अगर हम लोग कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो कॉन्सेप्ट तो बड़ा लगता है, और सिंपली देखेंगे तो वो भी सही है, क्योंकि देखो बोला है 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो पहले मान लो जाने में समय लगा है T1, वापस आने में समय लगा है T2। तो जाने में T1 लगा है, वापस आने में T2 लगा है। तो इसको ऐसे भी तो कह सकते हो कि T2 जो है ये ज़्यादा है, क्योंकि वापस आने में ज़्यादा समय लगता है,
जाने में कम समय लगता है, तो T2 माइनस T1 बराबर 2 घंटे दिया है। अब समय बराबर सब जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी दोनों केस में सेम है, जितनी दूरी A से B तक पहले केस में गया है उतनी दूरी A से B तक, B से A तक वापस आया है। तो डिस्टेंस सेम है दूरी, तो D बटे चाल, 60 की चाल से गया था माइनस नहीं वापस, ये पहले हम वापस वाला रखेंगे 40 जो दिया हुआ है, तो D बटे 40 माइनस D बटे 60, क्योंकि 60 की स्पीड से गया था और ये 2। अब यहां पे देखो ऑप्शन रख के चेक करो, ऑप्शन A B C, देखो कौन सा अच्छा लगेगा। तो अगर 240 रखते हो तो देखो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 6 बचेगा, और उधर 60, 6 चौक 24 माइनस 4, 6 माइनस 4 तो 240 इसका करेक्ट आंसर होता है। क्योंकि D की जगह पर अगर 240 रखोगे तो कैलकुलेट मन में करो, थोड़ा सा हर एक चीज देखा ना करो, थोड़ा सा अपने आप कैलकुलेशन करना सीखो। यहाँ से 6 चौक 24 मिलेगा, यहाँ से 4 छंग 24, तो 6 माइनस 4 2 आ गया, और 2 ही हमको लाना था क्योंकि राइट साइड में क्या लिखा हुआ था 2, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 2:3:4 हो जाता है। तो ये संख्याएं बताइए क्या होंगी। 1 2 3 है और 5 जोड़ दिया जाता है तो 2 3 4 हो जाता है। तो ऑप्शन चेक करके देख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए जोड़ो, 5 जोड़ोगे तो 15, 25 और 35, 5 3 15, 5 25, 5 7 35, 3 5 7 आ रहा है, लेकिन लाना है 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसमें 5 5 ऐड करो, तो 5 ऐड करोगे 20, 35 और 50, इसको डिवाइड करोगे 5 चौको 20, 5 7 35, 5 10 50, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में 5 5 ऐड करो तो ये 10:15:20, काटो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, तो 2 3 4 यही और लाना था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि ये कौन से नंबर, इन चारों ऑप्शन में कौन से वो नंबर हैं जो 1:2:3 के अनुपात में है, और प्लस इनमें जब 5 5 ऐड किया जाता है तो इनका अनुपात 2 3 4 हो जाता है। तो 1:2:3, तो देखोगे सब ऑप्शन में यही अनुपात दिया है। इसमें भी 1:2:3 है, 1:2:3 है, इसमें भी सब में 1:2:3 है। लेकिन 5 ऐड करने पर 2 3 4 भी तो आना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में हमने 5 ऐड किया तो देखा 3 5 7 आ रहा है, मतलब पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन में हमने 5 5 सब में ऐड किया तो 15 5 20 हो गया, 15 30 और 5 35 हो गया, 45 5 50 हो गया। जब इसको डिवाइड किया, काटा, तो पता चला कि जो रेशियो आया है 4 7 10 का आया है। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास गलत निकल गया। तब हमने ऑप्शन नंबर डी चेक किया और इसमें पाया कि जो रेशियो आया है वो 2 3 4 का आया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन बोला गया है कि किसी कार्य को ए 18 दिनों में करता है और उसी कार्य को बी 15 दिनों में कर लेता है। यदि बी 10 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है तो शेष कार्य ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो शेष कार्य पूछा गया है। तो दोस्तों देखो लिखा है ए 18 दिन में कर सकता है और बी के लिए लिखा है 15 दिन में कर सकता है। तो 18 और 15 का एलसीएम अगर लेना चाहो तो 90, 18 पंचे 90, तो 15 चक्को 60, 15 छक्का 90, यही हो सकता है 18 और 15 का एलसीएम 90। और 18 से जब डिवाइड करोगे 90 को तो 5 आएगा, 15 से डिवाइड करोगे 15 चौके 15 छक्का 90, 6 आएगा। अब दोस्तों देखो कह रहा है कि यदि बी 10 दिन काम कर लेता है, तो बी दोस्तों जो है 10 दिन काम कर लेता है, तो बी की क्षमता यहां से कितनी है 6, तो कितना काम कर लेगा ये 60 यूनिट काम कर लेगा। अब बचा काम कितना है, अच्छा टोटल काम कितना है, टोटल ये जो 90 एलसीएम आता है यही कुल कार्य होता है, इसी को हम लोग कुल कार्य कहते हैं। जो लोग पढ़ चुके हैं वो समझते होंगे ये बात। तो बचा हुआ काम कितना है, 90 में से 60 हो चुका है तो बचा हुआ काम है 30। अब 30 कौन करेगा, ए अकेले करेगा।
तो ए द्वारा लिया गया जो समय होगा, ए द्वारा लिया गया समय तो 30/A की क्षमता, 30/A की क्षमता कितनी है, 5 छक्का 30। तो ए द्वारा कितना समय लिया जाएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। यहां पे देखो दोस्तों दिया हुआ है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 170 रुपए में बेचकर 15% का नुकसान उठाता है। यदि वह 20% का लाभ लेना चाहे तो कितने रुपए में उसे सामान को बेचना चाहिए। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट और लॉस में यही बताया था, जब भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आता है तो जो कॉस्ट प्राइस की अगर बात आती है कि कितने की खरीद रहा है, तो मान लो चुपचाप की 100% की खरीद रहा है। अब सवाल पढ़ोगे तो लिखे दिखेगा उसमें क्या हो रहा है कि उसको हानि हो रही, नुकसान उठा रहा है, कितना, 15% का। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100% है, अगर इसको लॉस होगा 15% का, मतलब कि इसने कितने पे बेचा होगा, 85% पे। तो ये इसका हो गया एसपी। 85% जो बेचा है, ये अगर रुपए में देखोगे तो कितना है, 170 रुपया। तो यहां से 1% की वैल्यू निकालोगे तो 170/85 आएगा। इसको काटोगे 17 × 25 = 85, 17 × 1 = 17 और 5 × 2 = 10। 1 की वैल्यू आ गई 2। टोटल कॉस्ट प्राइस अगर हमको फाइंड आउट करना है तो 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करो 1 वाले में, इस वाले इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटली कॉस्ट प्राइस हमको मिल जाएगा। तो 2 × 100 मतलब 200 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा। अब क्या कह रहा है कि यदि वह 20% का लाभ कमाना चाहे, तो अगर कॉस्ट प्राइस पे ही तो लाभ कमाएगा, तो अगर 20% वो इस पे लाभ लेना चाह भी रहा है तो कितने की बेचना चाहिए उसको, 120% पे बेचना चाहिए। 200 की चीज को 120% पे बेचना है तो कितने की बेचेगा। तो 200 × 120/100, यहां से देखोगे 12 × 2 = 24, 240 रुपया। तो सी ऑप्शन इसका जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन खत्म होता है और अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 15। यहां पे दिया हुआ एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि केवल लंबाई बढ़ाकर उसका क्षेत्रफल 6/5 गुना कर दिया जाए तो आयत का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत देखो कैलकुलेटिव दे दिया है छोटा सा लेकिन है बहुत बड़ा। तो आयत देख लेते हैं। ये हमारे पास एक आयत हो गया, लंबाई है 20 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई मान लेते हैं x और टोटली क्षेत्रफल है 200। तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल सबको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल 200 है तो लंबाई 200 है तो चौड़ाई x 10 आ जाएगा। तो चौड़ाई कितनी, लंबाई चौड़ाई कितनी आ गई इसकी, एक आ गई 10। आगे बढ़, यदि केवल लंबाई बढ़ाकर क्षेत्रफल 6/5 कर दिया जाए तो 200 का 6/5 कितना होगा, 5 चौको 20, 6 चौक 24, 240 हो गया है क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि लंबाई को बढ़ा दिया गया है। 20 पहले थी, अब क्या किया गया, इसको 20 से 20 + x कर दिया गया या y कर दिया गया कि लंबाई को बढ़ाया गया और क्षेत्रफल 240 हो गया है। मतलब पहले तो लंबाई 20 थी, अब इसको y से बढ़ा दिया गया है और क्षेत्रफल 240 हो गया। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई अब भी 10 ही है क्योंकि कह रहे हैं चौड़ाई को नहीं बढ़ाया गया है। तो यहां से क्या देखोगे कि यहां से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो y = हो जाएगा 24 - 20, तो y आ गया 4। तो मतलब नई जो लंबाई आ गई वो कितनी आ गई, 24। तो नई लंबाई कितनी आ गई इसकी, 24, क्योंकि 20 पहले से थी और 4 बढ़ गई तो 24 आ गई। परिमाप निकालना है तो आयत का परिमाप होता है 2x + y, 2x + y ये परिमाप होता है। तो 2x कितना है हमारे पास, तो कहोगे 10, y कितना निकला है 24, तो ये हो जाएगा 10 × 24 = 34 और गुणे 2। तो 34 का 2 से गुणा करोगे 68 जो होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहा होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16।
यदि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की दरें 3%, 2%, 1% है, तो चक्रवृद्धि ब्याज दर ब्याज पर 3 साल की समयावधि में 15,916.59 की राशि कितनी हो जाएगी। बहुत तगड़ा क्वेश्चन दिया गया है। पहले राशि लिखो ध्यान से, जो भी वैल्यू दी है वो गलत ना उतारना। तो 15,916.59। अब इस पे 1 साल में 3%, 1 साल अगले साल 2%, उसके बाद 1% का चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ता है। और उसके बाद फाइनल पूछा गया है कि ये राशि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो अवधि में 15 की राशि कितनी हो जाएगी, तो एक थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, जहां तक ऐसा दिया होगा कि ये राशि 15,916.59 रुपए हो जाती है, वो मूलधन पूछा गया है, ना कि कोई राशि पूछी गई है। मतलब कह रहा है कि कोई मूलधन है P या X रुपया, उस पे इतने इतने प्रतिशत का लाभ मिलता है, और 3 साल के बाद ये राशि कितनी हो जाती है, 15,916। तो अगर 3% का ब्याज मिलता है तो हो जाएगा ये 103/100, 2% का ब्याज मिलता है तो 102/100, फिर 1% का ब्याज है तो 101/100। अब ये सारे के सारे ब्याज मिलने के बाद ये राशि हो जाती है 15,916 रुपया 59 पैसा। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। पहले क्या करोगे, यहां से पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ा लो, 2 0 बढ़ेंगे तो एक तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 103, 102, 101 से इन सबको डिवाइड करना है, तो यहां से हो जाएगा 15, 9, 1, 6 और 5, 6/103 गुणे 102 गुणे 101। इन सबको जब अच्छे से मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ पे तो मतलब फाइनली जो आंसर आ जाएगा, ये देखो 100, 100 बचता है तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल फाइनली आंसर जब आएगा तो आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 15,000। इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे आप लोग, क्योंकि कैलकुलेट करना यहाँ थोड़ा टाइम लग जाएगा उसको। बाकी कटने पिटने वाला जो होता तो काट लेते, वरना कैलकुलेट करके इसको सॉल्व कर लेते। और कोई तरीका नहीं है, आप करना पड़ेगा। एग्जाम पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन सबसे लास्ट में किए जाते हैं जब टाइम बच जाता है, क्योंकि इसमें टाइम तो लगना है 100%। कैलकुलेशन कितनी भी फास्ट हो, अगर आप पहले कर नहीं चुके हैं तो जाहिर सी बात है 100% टाइम लगेगा। 103 से डिवाइड करिए, 102 से डिवाइड करिए, 101 से डिवाइड करिए, बार बार सबको डिवाइड करने के बाद तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग थोड़ा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक ट्रेन एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर हो तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। तो ट्रेन और लंबाई, तो टोटल जो लंबाई होती है तो ट्रेन प्लस प्लेटफार्म। ऐसे सवालों में टोटल डिस्टेंस रखी जाती है, वो क्या होती है, ट्रेन प्लस प्लेटफार्म। तो ट्रेन की लंबाई दोस्तों दे रखी है कितनी, 200 मीटर। प्लेटफार्म की लंबाई मान लेते हैं x, और समय लेता है 30 सेकंड, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसकी क्या है, चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, 60 गुणे 5/18, 18 2 9 18 और 2 3 6, 3 3 9, 3 1 3, 5 10 50/3। तो ये चाल आ जाती है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, या दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, v इंटू टी। तो डिस्टेंस दोस्तों हमारे पास है 200 + x। वेलोसिटी आई है 50/3, मतलब चाल स्पीड। टी समय जो लगा है वो 30 सेकंड का लगा है। तो आप कहेंगे 3 से यहां से 30 कैंसिल आउट होता है, x बराबर आ जाएगा 500 - 200, 300। तो जो प्लेटफार्म की लंबाई थी वो कितनी आ गई, 300। तो ऑप्शन नंबर डी मिलता है इसका। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आज का 18 है। सारे क्वेश्चन आप पहले एक बार ट्राई जरूर करते रहिए, तब आगे उसका सॉल्यूशन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 18 है, दो वर्गों की भुजाओं का योग अलग अलग 68 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है। दो वर्ग है, हो सकता है एक बड़ा हो छोटा हो। इसकी साइड मान लेते हैं x है तो चारों साइड सेम होंगी, इसकी साइड y है तो चारों साइड क्या होंगी, y होंगी। दो वर्गों की भुजाओं का योग अलग अलग मतलब अलग अलग है, तो एक का 68 है, इनकी भुजाओं का योग मतलब 4x बराबर 68 है, और इनकी भुजाओं का योग 4y बराबर 60 है। तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के परिमाप के बराबर है, तो परिमाप बताइए। तीसरा एक वर्ग है, इसका जो एरिया है, एरिया मतलब एक्स स्क्वायर, भुजा साइड मतलब एक्स वाई जेड मान लेते हैं इसको, क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी मान चुके हैं। अगर इसकी साइड सब साइड जेड है तो इसका एरिया हो जाएगा जेड स्क्वायर। तो तीसरा वर्ग जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के अंतर के बराबर हो। अच्छा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका अगर हम क्षेत्रफल लिखेंगे तो कहेंगे भुजा स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, तो इसमें भी भुजा स्क्वायर कहोगे तो कहोगे वाई स्क्वायर। वर्गों का अंतर पूछा गया, तीसरा वर्ग जिनके क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, तो इधर क्षेत्रफल वाई स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर, इसका जो डिफरेंस है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, जेड स्क्वायर। परिमाप बताना है, परिमाप होता है चारों, तीसरे वर्ग का परिमाप मतलब 4z, चारों भुजाओं का योग 4z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से 4z की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में देखेंगे। तो फिलहाल यहां से देखो, ऊपर पहले 4x बराबर 68 दिया, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 4 × 4 4 7 28, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई दोस्तों, 17। 4y बराबर 60 था, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 15। अब y मतलब 15 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, ये x की वैल्यू है बराबर जेड स्क्वायर। यहां से हम जेड स्क्वायर निकाल लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, डायरेक्टली 15 15 225 माइनस 289, ओ सॉरी 15 15 225 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। वैसे डिफरेंस देखना है हमें, बाकी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, डिफरेंस काम लेना है। 17 का 289 होता है, तो जब इसको माइनस करोगे तो यहाँ 4 बचेगा, 8 में से 6 4 बचेगा, तो जेड स्क्वायर बराबर से स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट आएगा, तो 8 8 64, तो जेड की वैल्यू आ गई 4। परिमाप पूछा गया था, तो 4 8 का 4 गुना 8 चौके 32, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 8 गुणे 4, 8 चौके 32, इसका जो होगा परिमाप आ जाएगा। सिंपली सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान देने वाला था और आसानी से इसका आंसर निकाला जा सकता था। 19 नंबर देखते हैं कि दूध का मूल्य 25% बढ़ गया। यदि एक गृहिणी दूध पर उतना ही पैसा व्यय करना चाहती है तो जितना पहले व्यय करती थी, तो उसे दूध का उपभोग कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो पहले मान लो 100% यूज करती थी, अब इस पे इंक्रीज हो गया है 25%, तो ये हो जाता है 125% का। वो फिर से अपना किराया पहले जैसा लाना चाहती है, तो इसको कुछ रुपया कम करना पड़ेगा पहले जैसा लाने के लिए। तो आप कहोगे कि 125 में से अगर वो 25 खर्चा कम कर दे, ठीक, तो पहले 100 खर्चा होता था उसी के बराबर आ जाएगा। तो अब जो 25 कम कर रहा है वो किस पे कम कर रहा है, तो कहोगे 125 पे कम कर रहा है, कि जब 125 खर्चा हो गया है तब कम कर रहा है। तो यहां से वैल्यू निकलती है 55 25 5 दूनी 10 55 25 55 25 2 20%। तो 20% उससे अपने खर्चा में कमी लानी चाहिए, जिससे वो अपने खर्च को मेंटेन रख सके। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कि किसी घड़ी का अंकित मूल्य निर्धारित करते समय उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक रखा गया। अब मार्क प्राइस जो था वो कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक रखा जाता है, और बिक्री करते समय मार्क प्राइस पे 30% की छूट दी जाती है, मतलब ये डिस्काउंट दिया जाता है। तो हानि प्रतिशत क्या होगा, तो यहाँ पे MP अपॉन CP, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो मार्क प्राइस जो होता है ये 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ये जो
अंकित मूल्य निर्धारित कर रहा है, प्रॉफिट लेने की कोशिश कर रहा है 20% की। और यहां से जो इसका डिस्काउंट कितना दिया है, माइनस डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट है 30%। तो कहोगे ऊपर 120/70 आता है, 0 कैंसिल, 12/7 मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। मतलब 7 की चीज थी, उस पर 5 रुपया बढ़ा दिया गया, अंकित किया गया है लाभ लेने के लिए। तो ये कितने की हो गई, 12 की। और 12 की हो तो जाती है, लेकिन फिर से इस पे 30% की छूट दी जाती है, तो हानि परसेंट लॉस कितना होगा। तो यहां से एक चीज और देख लो, या फिर ऐसे मान लो कि 100% उसका कॉस्ट प्राइस था, पहले उसको 20% अधिक रखा गया तो 120 हो गया, फिर उस पर 30% का डिस्काउंट दे दिया गया, तो 120 का 30% अगर डिस्काउंट दोगे तो 36 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 36 अगर इसे लॉस करोगे तो 94% आ जाएगा। तो देखो लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, 6 का, कितने पे, 100 पे, तो गुणे में 100, तो टोटली इसको कहा जाएगा कि 6% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इससे भी आ जाता, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए ये आसान सबसे तरीका है। इसको जरूर आप लोग दोबारा देखेंगे एक बार वीडियो, समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। यदि वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 10:11 में है, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, सीपी और एसपी, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 10 का लाया था, 11 का बेच दिया, तो 1 का लाभ हुआ कितने पे, 10 पे गुणे 100। ये बहुत सरल क्वेश्चन डाल दिया। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा अगले सेट से, तो 1% का प्रॉफिट होगा उसको। ठीक है दोस्तों, 1% का प्रॉफिट, या फिर 1 का लाया था, 1 की फायदा लिया था 10 पे, 10%, सॉरी 1 0 कटेगा, 10% आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सेट से थोड़ा लेवल आपको अच्छा मिलेगा, मतलब जो सबसे सरल आसान क्वेश्चन है इनको नहीं रखा जाएगा, अच्छे क्वेश्चन रखे जाएंगे, बाकी तो सब अच्छे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 35 + 5 × 9, तो इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 45 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 3 दिया हुआ है, तो 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये 15 आ जाएगा। अब ऊपर 35 + 15 और +6, तो 35, 40, 50 और 6 56, तो जो नॉमिनेटर में अंश वाला पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 56। नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो 3 2 6, 6 2 8, तो ये -8/3 प्लस 3 चौके 12 + 1 13/4, और ये डिवाइड किया गया है 2 से, और होल पार्ट जो है ये 12 से डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे इसको एलसीएम लेके डिनोमिनेटर वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, 4 3 12 एलसीएम मिलेगा, और 8 चौके 32, 13 3 39, तो माइनस का 32 + 39, और इसको डिवाइड करना है 2 से, और टोटल जो है ये डिवाइड किया गया है 12 से। आगे सॉल्व करते हैं, देखो तो 56 अपॉन, ये नीचे -32 + 39, तो 7 प्लस का 7/12, और डिवाइडेड बाई 2, तो इंटू 1/2 कर सकते हैं इसको। अब ये टोटली डिवाइडेड है 12 से, तो इसको 7 से देखो, 7 8 56, ये कट जाएगा, और नीचे है 12 2 24, और ये सब मल्टीप्लाई होके सबसे ऊपर चला जाएगा 8 के पास, तो 8 × 2 × 12, और डिवाइडेड 12 है तो 1/12 कर देंगे इसको, तो 12 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 का 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आज का हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कि इसको आप, बहुत आसान है क्वेश्चन, 20 के 30% और 30 के 20% का योग कितना है। तो 20 का 30% मतलब 20 × 30/100 प्लस
30 का 20%, 30 गुणे 20/100। इसको सॉल्व करोगे तो यहां से देखो क्या मिलेगा, ये 0 0 कैंसिल आउट, ये भी 0 0 कैंसिल आउट, 3 2 6 + 6 12। तो अब कौन से ऑप्शन में 12 आ रहा है? तो पहला 6 का 10% 60 होगा, इसमें 12 नहीं आएगा। 1200 का 10% 120 आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा। 12 का 1% जो होगा ये 12 होगा। 12 का 1% 12, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। देखो, कभी भी अगर ऐसा दिया है अंडर रूट के अंदर इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है, ठीक है, 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72, इसी तरह से इनफाइनाइट सीरीज दिया है और भी इसमें प्लस प्लस है, तो ये जो नंबर दिया है इसका फैक्टर कर लेंगे। 72 का फैक्टर होगा 8 × 7, 8 × 9, 8 9 72। अब अगर बीच में प्लस दिया है तो जो बड़ा नंबर होगा ये इसका पूरी सीरीज का आंसर हो जाएगा 9। अगर माइनस होता है कभी कभी, देखो जैसे यहाँ पे 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 इनफाइनाइट सीरीज, तो यहां पर भी सेम फैक्टर करेंगे, तो 4 और 3 इसका फैक्टर होगा जिनका डिफरेंस 1 होगा। फैक्टर हमेशा वही करना है जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 1 हो। पहले वाले में 8 और 9 फैक्टर था क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस 1 था, 8 और 9 के बीच का। यहाँ पे 4 और 3 फैक्टर लिया जाएगा, इसके अलावा और भी फैक्टर होंगे, लेकिन लिया वही जाएगा जिसमें डिफरेंस क्या हो, 1 हो। अब यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ है, सीरीज में क्या लगा हुआ है, माइनस, तो इसकी वजह से जो फैक्टर आया है इसका जो छोटा नंबर है, लेस नंबर, उसको लिया जाएगा। तो इस सीरीज का जो सॉल्यूशन होगा 3 होगा। अब नॉर्मली हमसे पूछा गया था ये पूरी सीरीज पहले वाली ये डिवाइड की जा रही है बाद वाली सीरीज से, मतलब पहले वाली सीरीज का जो आंसर 9 आया है दूसरी वाली सीरीज से इसको डिवाइड किया जा रहा है, तो 9/3, तो 3 3 × 9 3। ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, दिया हुआ है PQR किसी कंपनी में साझेदार है, एक साल में P का लाभ 1/6 भाग प्राप्त करता है तथा क्यों ये दोस्तों 1/5 भाग है, 1/5 भाग प्राप्त करता है। R को 38,000 प्राप्त होते हैं, तो P द्वारा प्राप्त लाभ क्या होगा? तो एक को 1/6 और दूसरे को 1/5, तो हम मान लेते हैं कि कुल जो लाभ हुआ है, कुल लाभ, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 30, 5 छक्का 30, कुल लाभ 30 हुआ है। अब देखो PQR का बांटो, डिवाइड करो PQR, तो सवाल में कह रहा है कि कुल लाभ का 1/6 भाग जो है P को प्राप्त हुआ है, तो कुल लाभ हमने कितना माना है, 30, तो 30 का 1/6 भाग कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 5, तो मतलब P को कितना प्राप्त हुआ है, 5। सवाल में कह रहा है कि Q को 1/5 भाग प्राप्त हुआ है, तो कुल हमारे पास 30 था, 30 का 1/5 बच्चों कितना हो जाएगा, 6 रुपया, 5 छक्का 30। अब 5 इसे यूनिट प्राप्त हुआ, 6 यूनिट प्राप्त हुआ इसे, तो 6 5 11 यूनिट हो गया। टोटल हमारे पास कितना था, 30 यूनिट, तो बचा कितना, तो आप कहेंगे कि 19 यूनिट बचा है, और इस 19 यूनिट वाले को ही कितना मिला हुआ है, तो आप कहेंगे 38,000 रुपया। तो 19 यूनिट की वैल्यू 38,000 है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000। 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 है, तो टोटल जो हो जाएगा, टोटल जो लाभ होगा, लाभ कितने यूनिट लाभ हमने माना था, 30 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, तो 30 यूनिट की वैल्यू, तो कहोगे आप 60,000। अब पूछा गया था कि P को कितना प्राप्त होगा, तो P को कहोगे कि 5 यूनिट प्राप्त हो रहा है, तो डायरेक्टली हम लोग 30 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, तो 30 या 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5 × 2, 5 दूनी 10,000, तो 10,000 इसका आंसर हो जाता है। या फिर टोटल लाभ 60,000 प्राप्त हुआ है, कह रहा है कि कुल का इसको 1/6 प्राप्त हो रहा है, तो 60,000 का 1/6 कितना होगा, तो आप कहेंगे 60,000 का 1/6 जो होगा वो 10,000 होगा, तब भी बी ऑप्शन आ जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा वीडियो ख़त्म होता है, और जिन दोस्तों ने पूरा वीडियो देखा है उनको एक बार सभी को थैंक्स।
क्योंकि इस समय बहुत मुश्किल का समय है। बहुत कम लोगों के पास वीडियो पहुंचता है और बहुत कम लोग देखते भी हैं। तो आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम अगर आपको लगती है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में। बहुत जल्दी इसका अगला प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय बाय।